आज हम लोग भूगोल का यानी कि जो सामाजिक विज्ञान का सेशन चल रहा था, सामाजिक विज्ञान का, इस सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो विषय पढ़ना था, भूगोल पढ़ना था, इतिहास, राजनीतिक और अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। ठीक है, यह सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। और इसी भूगोल में एक और आता है कौन, आपका आपदा। इसका हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। सिर्फ उसमें ऑब्जेक्टिव मिलेगा, डिस्कशन बहुत कम मिलेगा, ताकि बहुत कम समय में क्या कर ले हम लोग, कम समय में अधिक से अधिक का हो जाए, प्रश्न क्या करें, सॉल्व कर पाए, कम समय में अधिक प्रश्न, जिसके तहत हम लोग एक दिन में 60 प्रश्न, 100, 70, 80, 90 के आसपास क्या करते हैं, प्रश्नों का हम हल करते हैं। और इसी सीरीज के तहत हम लोग क्या कर दिया, भूगोल को समाप्त कर दिया। यानी भूगोल के जितनी चैप्टर है सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कवर हो गया है। अगर आपको देखना है कर जाकर के आप देख भी सकते हैं कहाँ, भूगोल का। और इस भूगोल के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इतिहास, इतिहास विषय। और इतिहास विषय में जो कितने चैप्टर हैं, जो टोटल कितने चैप्टर हैं, 8 को जो है 8, इस 8 को यानी कि हम 8 दिनों में क्या करेंगे, हम लोग इस 8 चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे कितने दिनों में, 8 दिनों में कवर करेंगे। उसके बाद राजनीतिक है, इसमें 5 चैप्टर है तो 5 दिन इसमें लगेगा। अर्थशास्त्र में 6 या 7 चैप्टर है तो इसमें भी 6 चैप्टर होगा तो 6 दिन, और 8 चैप्टर होगा तो कितना दिन, 8 दिन का अंदर क्या हो जाएगा हम लोग का जो सामाजिक विज्ञान का जो टोटली ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब जो चूंकि एक और खास बात है कि जो नया बैच है 10th का 2026 के लिए, नया बैच 10th का 2026 के लिए वो शुरू हो। ऐसे तो हम लोग शुरू करते हैं प्रत्येक साल 1 दिसंबर से, लेकिन इस साल 1 दिसंबर को रविवार पड़ जाने के कारण 2 दिसंबर से क्या होगा, आपका बैच का होगा 10th का बैच का होगा शुरू हो जाएगा 2 दिसंबर से। एक और बात है, यह जो भूगोल जो है, भूगोल, इस भूगोल के तहत जो भी ऑब्जेक्टिव हमने कवर कर लिया। आज से कहां शुरू करेंगे, इतिहास। और इतिहास में जो फर्स्ट चैप्टर है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। इसी चैप्टर के जितने भी क्या है तथ्य हैं, और तथ्य के साथ साथ जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हैं उसे क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कहां पर, उसी जगह जहां पे क्या है आप लोग का मटेरियल पड़ा हुआ है। चलिए देखिए, चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्र, यूरोप क्या है, तो यूरोप सब जानते हैं क्या है, यह एक महादेश है। और समझ राष्ट्रवाद होता क्या है, सीधी सी बात, साधारण भाषा में समझिए, राष्ट्र के प्रति का समर्पित होना, तन मन धन से समर्पित हो जाइए, राष्ट्रीय चेतना का क्या होइए, आप समर्थक बनिए, यही क्या है, राष्ट्रवाद है। इसके जितने अस्मरणीय तथ्य, चूंकि इसके बारे में जितना चर्चा किया जाएगा सब क्या कम पड़ जाएगा, विशेष बारे में विशेष चर्चा हो तो लगभग लगता है 1 घंटा का, और राष्ट्रवाद शुरू हो जाएगा। राष्ट्रवाद क्या है, कहाँ से है, कैसे है, इसकी धारणा किसने दिया, वो सारा चीज देखिए। तो अस्मरणीय तथ्य कहेंगे, फ्रांसीसी दार्शनिक अंसर्ट रेनन के अनुसार, बहुत सारे लोगों ने राष्ट्रवाद की परिभाषा दिया है, उसमें कौन है, एक फ्रांसीसी दार्शनिक है, कौन, अंसर्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रवाद एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्रवाद क्या है, बहुत बड़ा क्या है, बड़ी व्यापक एकता है। यानी एकता कौन होगा, सबका होना, एक साथ मिलकर रहना, देश के प्रति का होना, श्रद्धा का भाव होना, देश के प्रति समर्पण का भाव होना, देश के प्रति राष्ट्रवादी विचार होना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है। और 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवाद उन्नत रूप, यानी कि राष्ट्रवादी का उन्नत रूप कहने के बाद राष्ट्रवाद एकदम प्रखर रूप में कब आया,
जब 1789 में जो कहा फ्रांसीसी क्रांति हुआ, क्या होता है फ्रांसीसी क्रांति होता है जिसमें रोमनो वंश का क्या होता है पतन होता है, लुई 16वां लुई 14वां का होता है पतन होता है, उसमें क्या होता है फ्रांस स्वतंत्र होता है। उसी के दरमियान क्या होता है, यह राष्ट्रवाद क्या होता है एक बहुत बड़ा प्रखर रूप में क्या होता है सामने आता है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने पूरे यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में क्या किया था, परिवर्तन ला दिया था। राष्ट्रवाद का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो गया था। पूछा जाता है कि राष्ट्रवाद का बीजारोपण कब, तो पुनर्जागरण के समय से। अभी जानते हैं कि पुनर्जागरण कब, तो 16वीं सदी में। कब, 16वीं सदी में कहाँ, तो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था, इटली में। कहा पुनर्जागरण, पुनर्जागरण में क्या था, लोग पुरातन व्यवस्था को छोड़ चुके थे, जो क्या था पोप के अधीन आ गया था। जो पोप जो था अपने आप भगवान का प्रतिनिधि का इसी के अंडर हम लोग था। लेकिन जैसे ही भौगोलिक पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण के बाद भौगोलिक खोज हुआ, और भौगोलिक खोज के बाद लोगों को क्या हुआ, पोप पर से विश्वास उठना शुरू हो गया, और वहाँ पे एक नए प्रकार का हुआ परिवर्तन हुआ, एक नए प्रकार के संचार की शुरुआत हुआ, जिसको हम राष्ट्रवाद के अंतर्गत जोड़ते हैं। अगला है यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास मुख्यतः फ्रांस की राज्य क्रांति से शुरू हुई। यानी कि जो फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई, फ्रांस की जो राज्य क्रांति, उसी फ्रांस की राज्य क्रांति से क्या हुआ था, यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का क्या हुआ था, विकास हुआ था। 18वीं शताब्दी में मध्य यूरोप में निरंकुश राजशाही का शासन था। तो पूछे कब, तो 18वीं शताब्दी के शताब्दी में मध्य यूरोप में किसका था, निरंकुश राजशाही। और निरंकुश राजशाही कौन, तो रोमनोव वंश, जिसके अंदर हम लुई 16वां लुई 14वां का जिक्र करते हैं। इसी में लुई 16वां की जो पत्नी जो मेरी अंतर्गत की चर्चा होता है। यह बहुत निरंकुश राज्य प्रशासन उस समय था। लोग इसमें क्या, लोग बहुत अधिक कष्ट में रहते थे। लोगों का जीवन यापन में क्या कर दिया, सब एकदम तहस, मतलब लोगों का जीवन यापन बहुत ही दयनीय हो गया था। लोग चाह करके नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय किसके, निरंकुश राजशाही का शासन। निरंकुश राजशाही का निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर किसी व्यक्ति का अंकुश न हो, यानी किसी के बात का किसी के ऊपर फर्क न पड़े। जैसे मान लीजिए आपसे हम कोई बात करते हैं कि बउआ पढ़िए, और कहने के बाद बउआ का हाल है, वह हाल कि हर सर क्यों पढ़ा लेता रहा, तो बउआ का बड़ा, बउआ निरंकुश बड़ा, मैं हम क्या कर सकता है, चाहे कोई शिक्षक क्या कर सकता है। तो उसी प्रकार राज्य हुआ करता था। राजा के ऊपर जानता है कोई असर नहीं हुआ करता था कि जनता हमारे विरोध से हमसे खुश है, दुख है, इसका कोई असर राजाओं के ऊपर नहीं पड़ता था, बल्कि अपने हिसाब से ही क्या करते थे, राजपाट चलाते थे। फ्रांस में मध्यम वर्ग के लोगों को बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, याद है। फ्रांस के जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन्हें क्या कहा गया था, बुर्जुआ वर्ग। और 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति मध्यम वर्ग की क्रांति थी, यानी कि 1789 का जो क्रांति हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, यह फ्रांसीसी क्रांति किनका था, तो यह फ्रांसीसी क्रांति कह सकते हैं कि सर यह मध्यम वर्ग की क्रांति थी। देखिए इसके बारे में हम लोग जो यूरोप का जो राष्ट्रवाद चल रहा है, यहाँ पर विशेष रूप से आपको ऑब्जेक्टिव हम बताने के लिए आए थे कि चलिए आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो चैप्टर का जो स्मरणीय तथ्य है, जो महत्वपूर्ण बात है, उस सभी कवर आपको सर इस बुक में तो बहुत अधिक विस्तृत दिया हुआ है। तो बुक हमने क्या किया, आपको पढ़ाया है, और आप बुक पढ़े हुए तो आपको एहसास होगा। फ्रांस में स्टेट जनरल नामक संस्था का नाम बदल कर रख दिया गया था नेशनल असेंबली। पूछा जा सकता है स्टेट जनरल संस्था का नाम बदल क्या रख दिया गया, तो नेशनल असेंबली कर दिया गया। और नेपोलियन का जन्म कब, तो 1769 ईस्वी में। कहाँ, तो कोर्सिका द्वीप में हुआ था। और 1804 ईस्वी में वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा था। कौन, नेपोलियन। गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना, मेटरनिक व्यवस्था को देख लीजिए। मेटरनिक एक युग आता है, मेटरनिक युग कहता है कि गणतंत्र और प्रजातंत्र का विरोध, यानी कि जो मेटरनिक व्यवस्था, इसका मतलब मालूम चलता है कि मेटरनिक जो था घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था यह, घोर प्रतिक्रियावादी था। यह नहीं चाहता था कि लोगों में गणतंत्र का विकास हो, यह नहीं चाहता था कि जनता क्या हो, प्रजातंत्र
हो, यानी कि राज्य में प्रजातंत्र हो, बल्कि इसका विरोध करता था। क्या यह चाहता क्या था? यह चाहता था पुरातन व्यवस्था। पुरातन व्यवस्था को वहीं से जो निरंकुश वाला राजशाही व्यवस्था जो आ रहा था, वही व्यवस्था कायम करना चाहता था। कौन? मेटरनिक। यहाँ पे वियना व्यवस्था के तहत, यानी कि वियना सम्मेलन याद रखिए कब हुआ था? 1815। तो वियना व्यवस्था के तहत फ्रांस में बुर्बो राजवंश पुनर्स्थापित हुआ तथा कौन? लुई 18वां फ्रांस का क्या बना? राजा बना। और वियना कांग्रेस जो कब हुआ था? 1815 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना जिसे नेपोलियन ने समाप्त कर दिया था। इसके बाद ध्यान समझिए, जो वियना सम्मेलन जो होता है ये 1815 में होता है, जिसमें फ्रांस के राज्य व्यवस्था इसे बहुत सारा राजाओं द्वारा क्या होता है इस सम्मेलन में कराया जाता है। कौन? इस वियना कांग्रेस में। इसका जो मुख्य उद्देश्य, वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य होता है, नेपोलियन नेतृत्व में होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जनता में क्या हो? प्रजातंत्र की व्यवस्था हो, गणतंत्र हो, जनता अपने अधिकारों को जाने, वो राजाओं से प्रश्न करे, उसका क्या हल पावे, यानी कि वो अपने हिसाब से राजा का क्या कर सके? चुनाव कर सके। यही क्या था? बुर्बो वंश का क्या था? सॉरी, वियना सम्मेलन का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। लेकिन जैसे ही तो जो बुर्बो वंश में जब लुई 18वां का होता है, फ्रांस का राजा का होता है, बनता है, उसके बाद फिर क्या होता है? यही जो लुई 18वां जो था, कौन? लुई 18वां की अभी क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। और इसे बताइएगा क्या लुई 18वां था कि लुई 16वां था जिसने कहा था आई एम द स्टेट, आई एम द स्टेट? यह कथन किसका है? लुई 16वां का है कि लुई 18वां का है? ठीक है। 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने किया? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन? मेटरनिक ने किया। कौन किया था? मेटरनिक। जो क्या किया? जो नेपोलियन के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं समाप्त कर दिया गया था, उस व्यवस्था को फिर से क्या करना चालू किया गया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों का भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर निकालकर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया था, जो मेटरनिक को अच्छा नहीं लगा था। इसलिए मेटरनिक ने उसका क्या किया? विरोध किया। और 1830 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय क्रांतिकारियों का नेतृत्व वायुवृद्ध नेता लफायते कर रहा था। लेकिन याद रहे, जो 1830 ईस्वी में जो फ्रांसीसी क्रांति जो चल रहा था, उस फ्रांसीसी क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वायुवृद्ध का मतलब बहुत ही वृद्ध व्यक्ति नेता थे। कौन? लफायते कर रहे थे। चार्ल्स दशम ने पोलगेनिक को प्रधानमंत्री बना दिया। ये भी जानते हैं चार्ल्स दशम किसको? तो पोलगेनिक को बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया। और 1830 ईस्वी की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? चार्ल्स दशम था। और आपने ये भी देखा किस प्रकार पोलगेनिक प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर से भी लोगों का होता है विश्वास उठने लगता है, लोग इसे क्या करते हैं? पद से हटा देते हैं। आगे देखा, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति का परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर कौन वंश गद्दी पर? तो आर्लियंस वंश। यानी कि जो जुलाई 1830 से क्रांति होता है, इस क्रांति के बाद कौन से वंश का पतन होता है? बुर्बो वंश का पतन होता है। और कौन वंश गद्दी पर बैठता है? तो आर्लियंस वंश को गद्दी सौंपा जाता है। और सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1847 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन किया था। ठीक है, पढ़ाए बुक में 22 फरवरी 1848 को। 1848 की क्रांति के बाद लुई नेपोलियन का बना फ्रांस की सम्राट बना था। लुई जो था, लुई नेपोलियन, ये फ्रांस सम्राट कब बना? 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद। 1847 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने मेटरनिक युग का अंत कर दिया। पूछता है मेटरनिक युग का अंत कब? 1848 का जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, यही फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया था? मेटरनिक युग का, किसका? तो मेटरनिक युग का अंत कर दिया था। लुई फिलिप ने स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति की अवलंबन किया। देखिए ये पूछता है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया? स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया? तो लुई फिलिप ने। ठीक है, और इसी का अवलंबन करते हुए 1840 में लुई फिलिप ने गीजो को क्या किया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गीजो को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? तो लुई फिलिप ने। किस नीति का अवलंबन करते हुए? तो स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए क्या किया? गीजो का किया प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक विक्टर इमैनुअल ने काउंट काउल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। याद रखें, काउंट काउल को प्रधानमंत्री किसने नियुक्त किया था? तो सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक थे कौन? विक्टर इमैनुअल। इमैनुअल ने ही काउंट काउल को किया था प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इटली के समस्या को काउल ने यानी काउंट काउल ने अपनी कूटनीति के बल पे संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। पूछा था सवाल कि किसने इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो जो कौन काउंट काउल जो थे, इसने क्या किया था? अपने कूटनीति के बल पे एक इटली की एक यूरोप की समस्या का कर संपूर्ण यूरोप समस्या किसका था? इटली का था। और वह एक समस्या किसका बना दी? संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। इटली विजय के बाद नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य का गठित कर दिया था। किसको? जब इटली विजय के बाद नेपोलियन इटली का कितने गणराज्य में? 3 में। एक सिस्पाइन गणराज्य, लिगुलियन और तीसरा कौन था? ट्रांसपेरेंट। यही 3 गणराज्य था जिसका गठन किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। कब? तो इटली विजय के बाद। इटली में एक गुप्त दल था कौन? कार्बोनरी। कार्बोनरी क्या था? एक गुप्त पुलिस दल था। कौन था? एक गुप्त पुलिस दल था। यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था? हमेशा खूब पूछता है, बताइए ना कि यंग इटली का गठन किसने किया था? अब बताइए यंग यूरोप का गठन किसने किया था? तो हमेशा ने किया था। गैरिबाल्डी पूछता है कई बार सवाल में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था और साथ साथ बहुत ही बड़ा क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। कौन? गैरिबाल्डी। 1834 ईस्वी में परसा में एक शुल्क संघ जालवेरनी की स्थापना किया गया था। कौन? जालवेरनी की स्थापना जो क्या था? एक शुल्क संघ। कब? 1834 ईस्वी में। 18वीं शताब्दी में जर्मन छोटे छोटे राज्यों में बांटे गए और 18वीं शताब्दी के आसपास जर्मनी का किया था लगभग बहुत सारे लगभग 39 को छोटे छोटे कितने? तो छोटे छोटे 39 रियासत में जर्मनी का कर दिया गया था, बांट दिया गया था। जर्मनी में मेटरनिख ने आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत ही दमनकारी कानून कार्लस्वाद के आदेशों का कर दिया या जारी किया। विलियम प्रथम जो था कौन? विलियम प्रथम यह कौन? यह पर्सा का शासक था। विलियम प्रथम कौन था? तो पर्सा का शासक था जिसने बिस्मार्क को कब अपना चांसलर नियुक्त किया था। बिस्मार्क, बताइए बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? नेपोलियन बोनापार्ट ने 1826 में जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था। राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कब? 1806 में जर्मन प्रदेश का करके जीत करके। इस प्रकार हम लोग इसका जितना क्या था महत्वपूर्ण जो क्या था प्रश्न जो था वो काफी हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अब है कौन? आपको बताइए। अब है वह है इस चैप्टर का क्या महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको क्या करेंगे हम लोग कवर करेंगे। जो स्मरणीय तत्व था, स्मरणीय तत्व को पूरा करने के बाद कहाँ हम लोग आगे कहाँ इसके ऑब्जेक्टिव पर चले। देखिए शुरू करते हैं। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? प्रजातंत्र शासन था। फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन था, गिरफ्तारी पत्र था कि मनसबदारी प्रथा था। मुख्य रूप से किसके विरोध में, काहे खातिर जो फ्रांस की जो क्रांति हो रहा है, यह फ्रांस क्रांति के क्रांति तो सब एक प्रजातंत्र शासन, तो फ्रांसीसी जनता चाहबे करती थी कि प्रजातंत्र शासन, तो फिर यह किसके विरोध में? यह निरंकुश शासन के विरोध में आंदोलन का हो रही थी, चला रही थी, निरंकुश शासन के विरोध में। इसलिए आपका एक कैंसर क्या हो जाएगा? 2। एक कैंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, एक का कैंसर। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था? 2014 में पूछा हुआ है। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? क्या हैब्सबर्ग था? क्या आलिया वंश था? क्या बुर्गो वंश था? कि जारशाही वंश था? यानी फ्रांस के किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था? तो और कौन वंश नहीं था, वह कौन वंश था? तो वह था बुर्गो वंश। और आपका 2 कैंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 कैंसर क्या हो जाएगा? बी। थोड़ा शेयर और कीजिए।
नेपोलियन संहिता पूछता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? कौन संहिता? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया गया था? क्या 1789 में लागू किया गया था, 1791 में लागू किया गया था, 1801 में किया गया था कि 1804 में? याद रखिएगा 1804 में ही नेपोलियन संहिता का हुआ था, लागू किया गया था। 1804 में क्या किया गया था? नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? का नेपोलियन बोनापार्ट थे, का लुई 18वां था, चार्ल्स दसम थे, मेटरनिख था? कौन था वियना सम्मेलन का अध्यक्ष? कौन था वियना सम्मेलन का अध्यक्ष? तो जानते हैं कि वियना सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य था कि जो नेपोलियन ने जिस व्यवस्था को समाप्त करके, यानी कि प्रजातंत्र गणतंत्र व्यवस्था लागू किया था, उस व्यवस्था को फिर से समाप्त करके पुरातन व्यवस्था का काम लागू करना, ये क्या था? वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, जो कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। और इस प्रकार आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मेटरनिख की व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का क्या उद्देश्य? अरे क्या मेटरनिख क्या चाहता था? क्या मेटरनिख चाहता था कि यूरोप में गणतंत्र की स्थापना हो? चाहता था। क्या चाहता था कि प्रजातंत्र की स्थापना हो? हाँ, क्या चाहता था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना हो? चाहता है नेपोलियन की पुनर्स्थापना? देख लीजिए, तो गणतंत्र की स्थापना तो करना तो चाहता नहीं था। अगर गणतंत्र की स्थापना करना चाहता तो नेपोलियन के बताए हुए रास्ते पे चलता। प्रजातंत्र का स्थापना नहीं चाहता था, यह चाहता था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना, यानी कि पहले से जो व्यवस्थाएं चली आ रही है उसी व्यवस्था को फिर से क्या करना? लागू करना। क्या था इसका मुख्य उद्देश्य था। मेटरनिख कौन था? कौन था मेटरनिख? बहुत ही क्या है, वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई। मेटरनिख कौन था? का ऑस्ट्रिया का चांसलर था, का फ्रांस का सम्राट था, रूस का जार था, फ्रांस का चांसलर था। तो ये कहाँ का कौन था? तो जो मेटरनिख जो था, मेटरनिख जो थे कौन? ऑस्ट्रिया का थे, चांसलर थे। कौन? मेटरनिख जो थे ऑस्ट्रिया का थे, चांसलर थे। किसने कहा था? देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किसने कहा था? फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसका कथन है? किसका कथन है कि फ्रांस जब छींकता है तो सभी यूरोप को क्या होता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। क्या यह हिटलर का कथन है? क्या यह नेपोलियन का कथन है? क्या यह मेटरनिख का कथन है? क्या गैरिबाल्डी का कथन है? तो यह कथन किसका है? मेटरनिख ने ही कहा हुआ था। यह कथन कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो संपूर्ण यूरोप में क्या होता है? सर्दी जुकाम हो जाता है। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? जो नेपोलियन कोड जो था, नेपोलियन कोड, इस नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? 3, 4, 5, 7। 3, 4, 5, 7 कितने कोड थे? तो कितने कोड थे? 5 कोड थे। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड? तो याद रखें कितने कोड? 5 कोड थे। देखिए रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद क्या था? का एक राजनीतिक आंदोलन था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक आर्थिक क्रांति थी, एक धार्मिक क्रांति थी। क्या थी रोमानीवाद? रोमानीवादी क्या थी? यह क्या थी? यह एक रोमानीवादी क्या था? तो यह एक प्रकार का एक सांस्कृतिक आंदोलन हुआ करता था। कौन? रोमानीवाद जो था वो एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन हुआ करता था। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत? इटली और जर्मनी जो है वो कौन से महादेश के अंतर्गत आते हैं? का उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, दक्षिण अमेरिका। देखिए बहुत सारा इसमें ऑप्शन आ गया, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। सी में कथी हो गया आपका? यूरोप हो गया। कि डी में पश्चिमी एशिया आपका ही नहीं होगा। ABCD कौन से? तो याद रहे कौन? जो इटली है और जर्मनी जो है वर्तमान में कौन से महादेश में? यह वर्तमान की यूरोप महादेश के अंतर्गत।
मारियान। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? कौन? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक है? कौन? मारियान का। फ्रांस का, जर्मनी का, रूस का, इटली का? आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस हो जाएगा। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? का पुनर्जागरण से माना जाता है, धर्म सुधार आंदोलन से माना जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति से माना जाता है, कि फ्रांस क्रांति से माना जाता है? लेकिन राष्ट्रवाद की अवधारणा के जन्म किस घटना से? तो आपको ही बताया, कौन स्मरणीय तथ्य बताया था कि जो फ्रांसीसी क्रांति है, इसी फ्रांसीसी क्रांति के समय क्या होता है? राष्ट्रवादी अवधारणा क्या होता है? जन्म होता है। राष्ट्रवादी अवधारणा क्या होता है? जन्म होता है। और इससे भी महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा आपका? पुनर्जागरण। कौन होगा आपका? कौन हो जाएगा आपका? पुनर्जागरण। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? ए। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। वियना कांग्रेस का ही यह वियना सम्मेलन कब हुआ था? का 1815 में हुआ था, 1820 में, 1818 में, 1848 में? तो सब किसी को ज्ञात है कि सर वियना सम्मेलन जो था यह 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में। और आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। वियना कांग्रेस कब होगा? वियना सम्मेलन 1815। अठारह क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 के क्रांति के बाद, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी? क्या संघीय शासन व्यवस्था थी? क्या संवैधानिक राजतंत्र था? निरंकुश राजतंत्र था? कि गणराज्य था? याद रखिए, कौन? संवैधानिक राजतंत्र। और आपका 14 का आंसर हो जाएगा बी। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है ना? एक्ट ऑफ यूनियन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? कौन? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? क्या 1688 में पारित हुआ? क्या 1707 में पारित हुआ? 1788 में कि 1807 में? यूनियन एक्ट, एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो 1707 में क्या हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन का हुआ था, पारित हुआ था। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? बताइए। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? क्या वो मेजनी था? क्या गैरिबाल्डी था? विक्टर एमेनुअल था? कि मुसोलिनी था? कौन था यंग यूरोप के संस्थापक? तो यंग यूरोप और का संस्थापक कौन था? तो कौन था? मेजनी। और 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो मेजनी। में आता है देखिए, दोनों के क्लियर कर दिक्कत। देखिए 17 में, देखिए कौन है? 17 इटली का एकीकरण का मसीहा। देखिए इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? यही था जो यंग यूरोप, यंग इटली का स्थापना किया था। तो इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? का नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है? का मेजनी को कहा जाता है? गैरिबाल्डी को? काउंट काबू कहा जाता है? बताइए किससे कहा जाता है? तो किससे कहा जाता है? मेजनी को ही इटली एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। किसको? मेजनी को ही इटली एकीकरण का क्या कहा जाता है? मसीहा कहा जाता है। और मेजनी का संबंध किस संगठन से था? का लाल सेना से था? कार्बोनरी से था? फिलिप हिटेरिया से था? कि डायट से था? किसका? मेजनी का संबंध। किसका संबंध? मेजनी का संबंध। तो मेजनी का संबंध किसके साथ था? तो कार्बोनरी जो था एक गुप्त दल था, इसी कार्बोनरी जैसे गुप्त दल के साथ क्या था? मेजनी का संबंध था। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया? तो कौन व्यक्ति था जो इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया था?
तो और कोई नहीं था, कौन था वो? काउंट काउट था, जिसने एक इटली की समस्या को अपने कूटनीति के बल पे संपूर्ण यूरोप का क्या बना दिए थे, बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा मुद्दा का केंद्र बना करके दिए थे। यंग इटली का संस्थापक, यंग यूरोप का है, यंग इटली का है, तो एक शब्द में कौन? मेजिनी। कौन? मेजिनी। मेजिनी ही का थे वो व्यक्ति थे जिसने यंग इटली का के स्थापना किए थे, या यंग इटली के क्या थे? संस्थापक। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? क्या कहता है? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? किसने किया था लाल कुर्ती का गठन? क्या काम काउर किए थे? क्या मेजनी किए थे? क्या बिस्मार्क किए थे? गैरिबाल्डी किए थे? किसने किया था लाल कुर्ती का गठन? तो कौन? गैरिबाल्डी जो थे। इसी गैरिबाल्डी ने क्या किया था? लाल कुर्ती का किया था गठन किया था। कौन? तो गैरिबाल्डी। काउंट काउर कौन था? काउंट काउर कौन था? क्या जर्मनी का राजा था? इटली का प्रधानमंत्री था? इटली का राजा था कि जर्मनी का मंत्री था? कौन था काउंट काउर? कौन था काउंट काउर? तो काउंट काउर जो था वो कौन? या थे कौन? इटली के प्रधानमंत्री। कौन? काउंट काउर। इसीलिए इटली की समस्या को क्या कर दिए? संपूर्ण यूरोप को क्या बना दिए थे? समस्या बना दिए थे। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? का जियोबर्टी ने किया, चार्ल्स एल्बर्ट ने किया, विक्टर एमेनुअल ने किया कि मेचिन ने किया? किसने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का क्या गठन किया? वो कौन से व्यक्ति जिसने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था? तो और कोई नहीं, वह व्यक्ति कौन? मेजनी ही थे, जिसने फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का किए थे? गठन किए थे। अगला है कार्बोनरी जो था क्या था? एक गुप्त पुलिस दल था। क्या था? गुप्त पुलिस दल था। इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष कार्बोनरी की स्थापना किया गया था? क्या 1810 में किया गया था? 1815 में, 1830 में, 1848 में? तो 1810 में। कब? 1810 में ही कार्बोनरी के क्या हुआ था? स्थापना किया गया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी जो था पेशे से क्या थे? क्या सिपाही थे? क्या किसान थे? जमींदार थे? नाविक थे? कौन थे गैरिबाल्डी? तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। और 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। काउंट काउर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किसको? काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो सबसे वाले का प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया गया था? इसे नियुक्त किया गया था। कहाँ के प्रधानमंत्री? तो इटली के प्रधानमंत्री। इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में इसमें से कौन से व्यक्ति है जिनका इटली के एकीकरण से संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण से संबंध नहीं है। का बिस्मार्क, मेजिनी, काउंट काउर, गैरिबाल्डी? तो कौन आपका? बिस्मार्क। और 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये बिस्मार्क ही थे जिन्होंने कहा था इटली के एकीकरण के साथ इटली के एकीकरण का कोई संबंध नहीं था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? जो विलियम प्रथम जो थे, विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे? इटली के थे, पर्सा के थे, ऑस्ट्रिया के थे, यूनान के थे? कौन? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे? कहाँ के थे? यह थे पर्सा के शासक। और आपका 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जालवेरनी की स्थापना किस राज्य ने किया था? पर्सा ने किया था, ऑस्ट्रिया ने किया, सार्डिया ने किया था कि नेपल्स ने किया था? किसने जालवेरनी की स्थापना किया था? वो कौन सा राज्य था जिसने जालवेरनी का किया था? स्थापना किया था। तो वह राज्य कौन था? वह था कौन? पर्सा। हुआ था कौन? पर्सा। इस पर्सा ने क्या किया था? जालवेरनी का किया था? स्थापना किया था।
सेडन का युद्ध, सीडान लिखा है, सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया पर्सा, पर्सा डेनमार्क, फ्रांस पर्सा की, इटली रोम, किसके बीच का हुआ था? सेडन का युद्ध हुआ था। किसके बीच सेडन का युद्ध हुआ था? किसके बीच सेडन का युद्ध हुआ था? क्या ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच हुआ था? पर्सा डेनमार्क के, फ्रांस पर्सा फ्रांस की, इटली रोम। तो पर्सा और फ्रांस के बीच में क्या हुआ था? सेडन का युद्ध हुआ था। और सेडन का युद्ध कब हुआ था? तो बताइएगा, सेडन का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस पर्सा के बीच तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित है? बिस्मार्क प्रभावित था किसके विचार से? रूसो के विचार से, हीगेल के विचार से, ऑस्टर्ड के विचार से, फिर जैकब के विचार से। तो बिस्मार्क जो थे वह हीगेल के विचार से क्या थे? बहुत अधिक प्रभावित थे हीगेल की विचारधारा से। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? कौन था जो नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली का क्या एकीकरण? तो कौन होगा? वो मेटरनिक होगा। और मेटरनिक कहाँ का राजा था? तो ऑस्ट्रिया का था। तो इसमें से वो कौन देश था? तो वो कौन हमारा यूरोप का देश आता है? कौन? आपका ऑस्ट्रिया। यही ऑस्ट्रिया जो था यह नहीं चाहता था कि जर्मनी में कहाँ होगा कि जर्मनी और इटली में क्या हो एकीकरण। यह नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली में क्या हो, यानी जर्मनी और इटली का हो एकीकरण हो। नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ का, नेपोलियन ने जर्मनी में कौन से संघ का स्थापना किया था? ट्रांसपेडेंट संघ, सिसलेपाइन संघ, किराइन संघ, कि इनमें से कोई नहीं। कौन से संघ, जर्मनी में किस संघ का स्थापना कौन? नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन ने कौन से संघ का स्थापना किया था? तो याद है जब जर्मनी विजय के बाद क्या किया था? जर्मनी में एक राइन संघ का क्या किया था? स्थापना किया था। तो आपका 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा आपका सी। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? क्या क्रीमिया का युद्ध के बाद हुआ? क्या सेडावा का युद्ध के बाद हुआ? क्या पर्सा डेनमार्क के युद्ध के बाद हुआ? कि सेडन के युद्ध के बाद हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो कौन था? सेडन के युद्ध जो फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था, इसी युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? चलिए याद रहे, जर्मनी देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न से क्या कीजिए एकदम याद करते चलिए। ये डाकिए चलिए सर एग्जाम है तो एग्जाम में क्या करेंगे हम याद करेंगे। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि आगे और भी तो विषय है। अभी तुम लोग भूगोल कवर किए हैं, इतिहास है, नागरिक है, अर्थशास्त्र है, फिर सामान्य विज्ञान में भौतिकी है, रसायन जीव विज्ञान है, फिर हिंदी है, फिर संस्कृत है, फिर उसके बाद क्या है आपका मैथ है। इतने सारे विषय का ऑब्जेक्टिव का करना है, कवर करना है। ऑब्जेक्टिव के साथ इसके क्वेश्चन बैंक में जो ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, सबको कवर करना है। तो कम से कम क्या कीजिए आप इसको जरी से तो क्या करते चलिए, कवर करते चलिए। तो जर्मेनिया क्या थी? जर्मेनिया क्या थी? क्या यह ब्रिटिश राज का प्रतीक था? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था? रूसी राष्ट्र का प्रतीक था? कि ऑस्ट्रियन राज सम्राट का प्रतीक? जर्मेनिया, जर्मेनिया जो है जर्मनी शब्द से बना हुआ है, तो इसी से बता सकते हैं शब्द जर्मेनिया है तो जर्मन से ही संबंधित हुई। और जर्मन राष्ट्र का क्या था? प्रतीक था। कौन? जर्मनी के एकीकरण कब पूरा हुआ? 1890 में, 1848 में, 1871 में, 1870 यानी कब जर्मनी के राष्ट्रीयकरण पूरा हुआ? कब जर्मनी का एकीकरण माने पूर्ण जर्मनी का एकीकरण हुआ? वह कौन सा ईस्वी था जिसमें जर्मनी का क्या होता है? एकीकरण होता है? तो 1871 में। 1871 में कब जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? जालवेरनी एक संस्था थी, किसकी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरियों की। जालवेरनी क्या थी? जालवेरनी क्या थी? एक व्यापारियों की क्या थी? संस्था थी। क्या थी? जालवेरनी क्या थी? एक व्यापारियों की क्या थी? एक संस्था थी। कौन? जालवेरनी जो क्या थी? व्यापारियों की क्या थी? एक संस्था थी। सेडावा का युद्ध किसकी पराजय? सेडावा का युद्ध हुआ था उसमें किसकी पराजय हुआ था? का ऑस्ट्रिया हारा था।
तो याद है जो सेडावा का युद्ध था उसमें परसा और फ्रांस के बीच का हुआ था, युद्ध हुआ था। इसमें हारा कौन था? इसमें हारा था कौन? परसा ही का हुआ था हारा। कौन? सेडावा के युद्ध में परसा ही का हुआ था, पराजय हुई थी। बिस्मार्क क्या था? क्या एक कवि था? क्या नाटक लिखता था? संगीत लिखता था? संगीत के बारे में जानकार था कि कूटनीतिज्ञ था? तो बिस्मार्क जो था क्या था, बहुत बड़ा क्या था, एक कूटनीतिज्ञ था। कौन? बिस्मार्क जो था एक बहुत बड़ा क्या था, कूटनीतिज्ञ था। कौन? बिस्मार्क। हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? हीगेल कौन था? देखिए, क्या जर्मन के चांसलर था, राजनीतिज्ञ था, दार्शनिक था, इनमें से कोई नहीं। कौन? हीगेल। तो हीगेल कौन था बताइए? हीगेल कौन था? तो हीगेल कौन थे? हीगेल कौन थे? फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे। इसलिए इनके विचारों कौन हीगेल के विचार से प्रभावित था? अठारह 1870 के फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, वो कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था, सेडोवा में हुआ था, साइराइन में हुआ था कि फ्रैंकफर्ट में? कहाँ हुआ था? 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के युद्ध कहाँ हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? सेडोन में। कहाँ हुआ था? सेडोन के युद्ध में। सेडोन में, सेडोवा में नहीं, सेडोन में क्या हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच जो 1870 में कहा हुआ था कि युद्ध हुआ था। किस संधि द्वारा जर्मनी के एकीकरण पूरा हुआ था? का डेनमार्क संधि द्वारा, गेस्टिन संधि द्वारा, प्राग संधि द्वारा कि फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा? तो याद रहे क्या होगा आपका? फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा ही क्या हुआ था? किसका? तो जर्मनी का हुआ था एकीकरण हुआ था। सेल्सविंग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से? कौन? सेल्सविंग और होल्स्टीन का संबंध कौन से देश के एकीकरण से है? कौन से देश के एकीकरण से है? क्या इटली के एकीकरण से है, जर्मनी के एकीकरण से, यूनान के एकीकरण से, अमेरिका के एकीकरण से? तो याद रहे कौन? सेल्सविंग और जो होल्स्टीन जो है इसके एकीकरण का संबंध कहाँ से है? तो जर्मनी के एकीकरण से है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? कौन? जर्मन राइन राज्य का निर्माण लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन III के बिस्मार्क, किसने का किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। तो कौन थे वो? नेपोलियन बोनापार्ट। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो कौन? तो बिस्मार्क ने। किसके द्वारा? तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था रक्त और लौह नीति का अवलंबन। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि तो आर्थिक जर्मनी का एकीकरण होता है। और ये फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था? का 64 में हुआ था, 1866 में हुआ था, 1870 में, 1871 में। तो 1871 में क्या होता है? फ्रैंकफर्ट का संधि होता है, जिसके बाद जर्मनी के क्या होता है? पूर्ण रूप से एकीकरण हो जाता है। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? सेडोन का युद्ध कब हुआ था? जो पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था, यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध हुआ था 1870 में। कब हुआ था? 1870 में हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? का मेजनी थे, गैरिबाल्डी थे, लेनिन थे कि बिस्मार्क थे? कौन थे जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार? कौन थे? तो कौन थे वो? मेजनी थे। कौन? मेजनी को ही 1871 में कौन सी संधि हुआ था? 1871 में फ्रैंकफर्ट का संधि। किसका संधि हुआ था 1871 में? 1871 में फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? कौन? जर्मनी के एकीकरण के लिए इनमें कौन उत्तरदायी था? तो कौन? काउंट काउर थे, बिस्मार्क थे, गैरिबाल्डी, मेजनी। तो कौन? काउंट काउर क्या थे? जर्मनी के एकीकरण के लिए क्या थे? उत्तरदायी थे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? एक नंबर सवाल है।
यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को ही कहा जाता है यूरोप का मरीज। बहुत महत्वपूर्ण सवाल को पूछता है यूरोप का मरीज। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य और विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? का जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूनान का साहित्य ही यूरोप वासियों के लिए का प्रेरणा का स्रोत रहा है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? का यूनान का, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम यूनान की पराजय तो इससे हुई, तुर्की की, रूस की, फ्रांस की। तुर्की की का हुआ था, पराजय हुआ था, और इसमें सभी यूरोप के लोगों ने क्या किया था? इसमें यूनान का क्या किया था? समर्थन यानी मदद किया था। 1829 की इंडियानापोलिस की संधि किस देश के साथ हुआ था? पूछता है इंडियानापोलिस की संधि कब हुआ था? 1829 में। और 1829 में इंडियानापोलिस की संधि किसके साथ हुआ था? तो रूस के साथ हुआ था, जर्मनी, यूनान के साथ हुआ था, कि ब्रिटेन के साथ, कि पोलैंड के साथ? किसके साथ 1829 की इंडियानापोलिस के क्या हुआ था? संधि हुआ था। तो आंसर क्या होगा? रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ हुआ था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? सबको जानता है। किसको? यूनान को ही कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालना। किसे कहा जाता है? यूनान को। हंगरी की भाषा क्या थी? इतालवी थी, मैंग्यार थी, पोलिश थी, कि फ्रेंच थी? कौन? हंगरी की भाषा। हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या थी? मैंग्यार थी। क्या थी? मैंग्यार क्या थी आपका? हंगरी क्या थी? भाषा थी। चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की क्या किया था? स्थापना किया था? का हैदर अली थे, का टीपू सुल्तान के, सफद रंजन की शिवाजी? कौन थे वो? कौन थे तो व्यक्ति? कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने क्या किया था? यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर के भारतीय का किया था? जैकोबिन क्लब का स्थापना किया था। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम रहा? 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवादी का परिणाम क्या रहा? क्या साम्राज्यवाद का विकास रहा, कि उपनिवेशवाद का विकास, निरंकुश राज्य की स्थापना, राष्ट्रीय राज्यों का स्थापना? आपका क्या हो जाएगा? 58 क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? डी। और इस प्रकार इतिहास का जो फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का हुआ समाप्त हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर क्या करेंगे? कल हम लोग ऐसे इतिहास